ये कहानी किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। ये कहानी दिल्ली की उन गलियों का एक वो काला सच है जिसे याद करके आज भी चश्मदीदों की रूह कांप उठती है। ये कहानी उस तंदूर कांड की है जिसने ये साबित कर दिया कि जब इंसान के रसूख और उसके अंदर के शैतान का मिलन होता है तो वो कितना डरावना रूप ले लेता है। इस कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं ये आप तक जरूर पहुंचे। आप इन खबरों के जरिए अपनी सोसाइटी, अपने देश में हो रहे अपराध से सतर्क रहें ताकि आपके और आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो सके। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तारीख 2 जुलाई साल 1995 रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली का कैनॉट प्लेस जो दिन में लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता है, उस रात एक सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। इस सन्नाटे के बीच दिल्ली पुलिस का एक जांबाज सिपाही जिसका नाम अब्दुल नजीर कुंजू था, वो अपनी बीट पर गश्त पर निकला था। अचानक उसकी नजर अशोक यात्री निवासी होटल की छत पर बनी बगिया रेस्टोरेंट पर गई। उस दिन वहां से आग की ऐसी लपटें उठ रही थी मानो आसमान में कोई खून का रंग भर रहा है। ऊंची ऊंची लपटें, डरावनी लपटें। पहली नजर में नजीर को लगा कि शायद रसोई में आग लग गई है। वो मदद के लिए ऊपर भागा, लेकिन जैसे जैसे वो छत के करीब जा रहा था हवा में एक ऐसी बदबू फैल रही थी जो किसी इंसान के कलेजे को बाहर निकाल दे। वो गंध लकड़ी या कोयले के जलने की नहीं थी। वो गंध तीखी, भारी और सीधे दिमाग की नसों पर वार करने वाली। वो गंध जलते हुए इंसान की मांस की थी। छत पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक केशव एक विशाल तंदूर के पास खड़ा होकर आग को और तेज किया जा रहा है। नजीर ने उससे कड़क कर पूछा, ये क्या जला रहे हो तुम? केशव बुरी तरह हकलाने लगा, साहब कुछ नहीं, पुराने चुनाव के पोस्टर बैनर हैं, वही जला रहा हूं। नजीर को यहां शक हो गया। उसने धक्का देकर केशव को किनारे किया, तंदूर के मुहाने पर झांकने लगा। और जब उसने झांका तो नजारा देखकर नजीर की चीख निकल गई। इस तंदूर की दहकती आग के बीच एक इंसानी धड़ जल रहा था जिसके पैर तंदूर से बाहर लटके थे। नजीर ने चिल्लाकर कहा, यह पोस्टर नहीं है, ये तो किसी की लाश है। और उसी अंधेरे में अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक साया वहां से भाग निकला। वो साया कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का चमकता सितारा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा था। कहानी है दिल्ली के उस खलनायक की जिसने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसे जलते हुए तंदूर में फेंक दिया था। जी हाँ, ये कहानी है तंदूर कांड की। इस कहानी का अंत, इस शुरुआत हुई थी नैना सहानी के सपनों से। नैना जो कि एक ट्रेनी पायलट थी जो बादलों के पार उड़ने की ख्वाहिश रखती थी, उसकी मुलाकात सुशील शर्मा से हुई। सुशील का रसूख, उसकी चमक धमक देखकर नैना उसकी तरफ खिंची चली आ रही थी। इन दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी कर ली, लेकिन ये शादी नैना के लिए खुशियों का पैगाम नहीं बल्कि उसके लिए कफन की तैयारी थी। सुशील शर्मा एक शक्की मिजाज का इंसान था। वो नैना को अपनी जागीर समझने लगा। उसे पसंद नहीं था कि नैना किसी और से बातें करे या घर के बाहर कदम रखे। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ नैना के पुराने दोस्त मतलूब करीम से थी। शक का यह जहर सुशील की रगों में इस कदर भर चुका था कि उसे हर फोन कॉल में साजिश नजर आती। नैना अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई थी जहां उसकी हर सांस पर सुशील का पहरा था। वो पायलट जो आसमान छूना चाहती थी अब बंद कमरों में घुट रही थी। फिर आई 2 जुलाई की वो शाम। सुशील बंगाली मार्केट स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा। उसने देखा कि नैना हाथ में जाम लिए फोन पर किसी से बात कर रही है। सुशील को देखते ही नैना ने घबराकर फोन काट दिया। सुशील जिसका दिमाग पहले से शक्की था, उसके दिमाग में मानो बिजली कूद गई। उसने झटपट फोन उठाया, रीड डायल किया। दूसरी तरफ करीम की आवाज थी। करीम आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठता है। उसका कहना है कि वो सिर्फ दोस्त था, लेकिन सुशील की आंखों पर शक की पट्टी बंधी हुई थी। बस यही वो पल था जब सुशील के अंदर का इंसान मर गया और एक दरिंदा पैदा हुआ। उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और नैना की आंखों में झांका। नैना की आंखों में खौफ था, रहम की भीख थी, लेकिन सुशील पर खून सवार था। उसने ट्रिगर दबाया। 3 गोलियां। पहली गोली नैना के सिर को चीरती हुई निकली,
दूसरी उसके गर्दन के कोमल टिश्यूज में धस गई और तीसरी दीवार में जा लगी। नैना का शरीर फर्श पर गिर पड़ा। वो लड़की जो आसमान को नापना चाहती थी अब ठंडी होकर अपने ही खून के तालाब में तैर रही थी। यह हत्या करने के बाद भी सुशील को कोई पछतावा नहीं था। उसे फिक्र थी तो बस अपने राजनीतिक करियर की। उसने बड़ी बेदर्दी से नैना की लाश को एक बोरी में भरा, कार की डिग्गी में डाला और पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर उस लाश के साथ घूमता रहा। उसे डर था कि लाश कहीं फेंक दी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी उसे ख्याल आया अपने एक दोस्त केशव और उसके बगिया रेस्टोरेंट का। रात के सन्नाटे में वो रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने केशव को सब सच बताया और दोनों ने मिलकर तय किया कि लाश को तंदूर में जला दिया जाए। ये कितना घिनौना था कि जिस तंदूर में लोग अपनी भूख मिटाने के लिए रोटियां पकने का इंतजार करते थे, आज वहां पर एक औरत के शरीर को राख किया जा रहा था। जब लाश तंदूर में नहीं आई, नहीं समाई, तो इन दरिंदों ने उसके साथ जो किया वो सुनकर रूह कांप जाएगी। उन्होंने लाश के कई टुकड़े किए ताकि सब आग में समा जाएं। जब आग धीमी पड़ने लगी और मांस के जलने की गंध चारों तरफ फैलने लगी तो सुशील ने रेस्टोरेंट में रखा मक्खन और घी के डिब्बे मंगवाए। उस मक्खन और घी को लाश के अंगों पर उड़ेल दिया ताकि आग और ज्यादा तेज धधके और शरीर जल्दी जल जाए। वे दोनों वहां खड़े होकर नैना के जलते हुए जिस्म को देख रहे थे, मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सुशील शर्मा को लगा था कि आग सब कुछ मिटा देगी, लेकिन वो भूल गया था कि कुदरत के पास न्याय करने का अपना ही तरीका होता है। सिपाही नजीर की मुस्तैदी ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। सुशील दिल्ली से भागकर राजस्थान, फिर मुंबई और मद्रास पहुंचा, लेकिन कानून के हाथ उससे कहीं ज्यादा लंबे थे। इस केस में सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की पहचान। तंदूर की आग ने चेहरा और पहचान मिटा दिया था। शुरू में पुलिस और व्यवस्था पर दबाव बनाया गया कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गोलियों का जिक्र तक नहीं था, लेकिन जब मामला मीडिया में उछला तो एम्स के डॉक्टर टी.डी. डोगरा के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने दोबारा जांच की। डॉक्टरों ने जली हुई लाश के अवशेषों और मांसपेशियों के बीच से वो गोलियां निकाली जो सुशील की रिवॉल्वर से चली थी। इसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार डीएनए टेस्ट का इतना बड़ा इस्तेमाल किया गया। नैना के माता पिता के खून का मिलान उन जली हुई हड्डियों और अवशेषों से किया गया। विज्ञान ने यह साबित किया कि वो लाश नैना साहनी की ही। सुशील के झूठ का किला ढह गया। सुशील शर्मा ने इसके बाद चेन्नई में सरेंडर किया। कोर्ट में यह मामला सालों तक चला। साल 2003 में निचली अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यानी दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध माना। जज ने कहा कि जिस क्रूरता से लाश को तंदूर में जलाया गया उस समाज के माथे पर कलंक था। सुशील को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल के अंदर सुशील शर्मा का जीवन किसी आम कैदी जैसा नहीं था। उसने वहां भी अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया की निगाहें टिकी हुई थी। फिर साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट का तर्क था कि हत्या किसी आतंकी मानसिकता से नहीं, बल्कि एक पति के शक के स्वभाव और गुस्से का नतीजा था। जेल में सुशील ने एक सुधरे हुए कैदी जैसा चोला ओढ़ लिया। वो जेल की गतिविधियों में भाग लेने लगा और एक शांत कैदी बन गया। 23 साल जेल में रहने के बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके अच्छे आचरण के आधार पर उसे रिहा करने का आदेश दिया। तंदूर कांड सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह उस समय की राजनीति की सबसे गंदी सच्चाई थी। सुशील शर्मा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, वो दिल्ली की सत्ता का हिस्सा था। उस रात कई बड़े नेताओं के फोन पुलिस थाने में घनघनाने लगे थे ताकि सुशील को बचाया जा सके। पुलिस पर दबाव था कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन सिपाही की मुस्तैदी और मीडिया के दबाव ने बड़े बड़े सूरमाओं के पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। इस केस ने भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की बहस को छीड़ दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे एक लाइसेंस से रिवॉल्वर रखने वाला नेता इतना बेखौफ हो गया कि उसने दिल्ली के बीचों बीच लाश को तंदूर में भूनने की हिम्मत कर ली। सुशील का अहंकार इतना बड़ा था कि उसे लगा वो आग के जरिए हकीकत को राख कर देगा, लेकिन कानून की जंजीरें आखिर उसके गले तक पहुंच गई। जेल के अंदर सुशील शर्मा ने एक लंबा वक्त बिताया। तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड कहते हैं कि वहां सुधरने की कोशिश की। उसने जेल की लाइब्रेरी में वक्त बिताया, कैदियों के अधिकारों की बात की, जेल प्रशासन का चहेता बना। लेकिन क्या 23 साल का वो जेल का वक्त उस खौफनाक रात की भरपाई कर सकता है?
नैना साहनी के माता पिता ने जब अपनी बेटी की जली लाश को देखा तो उनके लिए दुनिया खत्म हो गई थी। तिहाड़ में सुशील शर्मा ने अपनी रिहाई के लिए कई बार याचिका डाली। उसका तर्क था कि उसने अपनी जवानी जेल की काल कोठरी में काट दी है, अब वो एक बदला इंसान है। कानून ने भी उसे अच्छे इंसान का आचरण मान लिया। लेकिन जनता के मन में सवाल आज भी यही है कि क्या ऐसे जघन्य अपराध के लिए रिहाई जायज है? तंदूर कांड आज भी हमें समाज की गहरी बुराइयों को याद दिलाता है। ये कहानी उस सोच की है जहां एक पुरुष अपनी पत्नी अपनी संपत्ति समझता है। ये कहानी उस राजनीतिक अहंकार की है जिसे लगता है कि वो कानून को खरीद सकता है। आज सुशील शर्मा बाहर है, लेकिन दिल्ली के उस होटल की छत पर आज भी वो गंध महसूस की जा सकती है। सिपाही की मुस्तैदी को याद किया जा सकता है, वरना शायद नैना साहनी का सच उस रात तंदूर की राख के साथ हमेशा के लिए हवा में खो जाता। लेकिन एक सवाल जो जहन में रह गया, क्या न्याय वास्तव में हुआ? सत्ता और रसूख की आड़ में क्या एक अपराधी को कभी पूरी सजा मिल पाती? 23 साल बाद एक आजाद कातिल का घूमना क्या उसके सपनों का अपमान नहीं जो नैना साहनी ने देखे थे? ये सवाल आज भी दिल्ली की हवाओं में गूंजता है। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई खास किस्सा असल जिंदगी का जो आप चाहते हैं हम सुनाएं, उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और जाने से पहले हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यह सिलसिला यहीं खत्म हो। जय हिंद, वंदे मातरम।